नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल सेंदाने है और आज का जो वीडियो है वो मेरे उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर करके रखा है और वो अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है कि कैसे डिप्लोमा के बाद उनका करियर सेट हो पाए। तो दोस्तों, अगर आप ये टॉपिक यूट्यूब पे अगर सर्च करते हैं तो आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैं आप मेरी ही बात क्यों सुने। तो उसके लिए मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने 2009 में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर किया था और उसके बाद 2012 में ग्रेजुएशन किया, बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, जब मैं लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में था तब डिप्लोमा बेसिस पे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है, उसमें डिप्लोमा बेसिस पे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकली थी। तो दोस्तों, मैंने वो एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू दिया और असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया था, जबकि मैं लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में ही था। और दोस्तों, पोस्ट भी डिप्लोमा बेसिस पे ही थी। उसके बाद दोस्तों 2013 में, उसके अगले साल, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जिसको कि आरटीओ इंस्पेक्टर भी बोला जाता है, वो पोस्ट निकली थी। उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया और उसमें भी मैंने प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम पास करके मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन गैरेज का एक्सपीरियंस भी उसमें रिक्वायर्ड था, जो कि मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं वो पोस्ट पे ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद 2014 में दोस्तों, इंडियन रेलवेज़ में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी थ्रू जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली थी। वो भी एग्ज़ाम मैंने दी, वो भी एग्ज़ाम में मैंने क्रैक की थी दोस्तों। और उसके बाद 2016 में मैंने रेलवेज़ ज्वाइन किया और आज मैं इंडियन रेलवेज़ में सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और उसके बाद दोस्तों, यूपीएससी के थ्रू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में जूनियर वर्क्स मैनेजर की पोस्ट निकली थी, लेकिन वो डिप्लोमा बेसिस पे नहीं थी दोस्तों, वो ग्रेजुएशन बेसिस पे थी। वो एग्ज़ाम भी मैंने पास की और इंटरव्यू के लिए मैं गया था दोस्तों, लेकिन इंटरव्यू में मैं आउट हो गया। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जूनियर इंजीनियर, उसकी भी एग्ज़ाम मैंने दी थी, वो भी एग्ज़ाम मैंने पास की थी दोस्तों। और मुझे बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपार्टमेंट मिला था, लेकिन बीआरओ मुझे ज्वाइन करना नहीं था, इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया नहीं। तो यही कारण है दोस्तों कि जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, मैंने गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम्स क्रैक किए, मेरा एक्सपीरियंस आपके काम में आए, यही मेरा दृष्टिकोण है। और इसलिए मैं ये वीडियो अपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर जो दोस्त थे उनके लिए बनाना चाहता हूँ और बना रहा हूँ दोस्तों। इसका बेनिफिट आप ज़रूर लें। दोस्तों, अभी मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों, आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बहुत दोस्त ऐसे होते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं। और जो कि अपना मेन मोटिव ही यही है कि डिप्लोमा के बाद करियर क्या है, इसलिए मैं ग्रेजुएशन करने के बारे में ज़्यादा डिस्कस करूँगा नहीं। तो ग्रेजुएशन अगर नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों सबसे पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर। ऑटोमोटिव सेक्टर्स में बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ है, इंडियंस या फिर इंटरनेशनल कंपनीज़ भी है, जैसे कि टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, बजाज ऑटोमोटिव्स है, जनरल मोटर्स है, मारुति सुजुकी है। और इन ऑटोमोटिव सेक्टर्स के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, उसमें आप काम कर सकते हो दोस्तों। अगर उसमें भी ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप कॉलेज के थ्रू कॉलेज कैंपस थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑफ कैंपस भी। ये अच्छी बात है, अगर आप कॉलेज कैंपस थ्रू जाते हो तो आपको पेमेंट भी अच्छी मिलती है, और अगर ऑफ कैंपस जाते हो तो भी पेमेंट सही मिलेगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कैंपस थ्रू आपको वो पेमेंट कम रहेगा। एक अप्रोक्सीमेटली अगर ऑटोमोटिव सेक्टर दोस्तों आप ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में आपको 15 to 20,000 सैलरी आज की डेट में आपको मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में दूसरा ऑप्शन आपके पास है दोस्तों पावर सेक्टर, जिसमें कि पावर सेक्टर में दोस्तों आता है पावर जनरेशन से रिलेटेड ऑल फील्ड्स, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसमें भी दोस्तों अपने इंडिया में ज़्यादातर एनर्जी जो है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है, इसलिए हमें
पावर सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी थर्मल पावर प्लांट्स में ही है। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा अगर सैलरी मिलती है तो पावर सेक्टर में। आज की डेट में अगर आप पावर सेक्टर ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो इनिशियल आपको 20 to 25,000 इतनी सैलरी मिल सकती है। उसके बाद प्राइवेट में और एक ऑप्शन है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़। आप किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, मतलब जैसे महाराष्ट्र का MIDC है, बाकी स्टेट्स के भी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। नॉट नेसेसरी नहीं है कि वो ऑटोमोटिव से ही रिलेटेड हो, वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है जिसमें मशीन्स होती है, और जहाँ मशीन्स है वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में भी आप एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर या क्वालिटी इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर में फोर्थ आता है कंस्ट्रक्शन फील्ड। कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपको लगेगा दोस्तों कि कंस्ट्रक्शन फील्ड ये तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, लेकिन उसमें जो ऑटोमोटिव इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे क्रशर हो गया, डंपर्स है, क्रशर है, अदर व्हीकल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमोटिव्स है, उसके लिए मेंटेनेंस इंजीनियर की ज़रूरत होती है, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर ही कर सकता है। और कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्वालिटी भी चेक की जाती है, जो कि वेल्डिंग्स की हो सकती है। वेल्डिंग्स है, वेल्डिंग टॉपिक भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इसलिए आप एज ए क्वालिटी इंजीनियर भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में ज्वाइन कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी दोस्तों आपको 15 to 20,000 इनिशियल सैलरी मिल सकती है। जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहता दोस्तों, उसके लिए अब है गवर्नमेंट सेक्टर। नो डाउट गवर्नमेंट सेक्टर में मेहनत और पढ़ाई ज़्यादा है। तो अब गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको ऑप्शन है दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में दोस्तों जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकलती है। और आपको बता दूं कि आज की डेट में जूनियर इंजीनियर की इनिशियल सैलरी, आप अगर RRB थ्रू JEE ज्वाइन करते हैं तो इनिशियल फर्स्ट आपको सैलरी मिल जाएगी 50 to 55,000, क्योंकि 35,000 उसका इनिशियल बेसिक अभी 7th पे कमीशन के अनुसार दिया गया है। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में JEE की पोस्ट होती है, और ये हर साल SSC JEE की पोस्ट निकलती रहती है दोस्तों। इसमें अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो आपको सेंट्रल PWD या फिर सेंट्रल वाटर कमीशन या फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 डिपार्टमेंट्स में आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इसमें भी जो सैलरी स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो सेम लाइक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही यानी कि रेलवे जैसा ही है। यानी कि आपको 50 to 55,000 सैलरी इनिशियली आप ले सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों स्टेट पावर जनरेशन कंपनी। हर एक स्टेट में अपना एक स्टेट पावर जनरेशन कंपनी चलती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट की जाती है। उसमें भी दोस्तों डिप्लोमा बेसिस पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकलती है, और उसमें भी सैलरी अच्छी खासी है। 40 to 50,000 इनिशियल सैलरी आपको मिल सकती है। उसके बाद ऑप्शन आता है हर एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में ज़िला परिषद होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसीज़ होती है, जो कि मेंटेनेंस, जो व्हीकल्स यूज़ हुए किए जाते हैं ZP और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, उसका मेंटेनेंस रख रखाव रखने के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियर की ही ज़रूरत होती है। तो उसमें भी साल 2 साल में वैकेंसी निकलती रहती है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी सैलरी दोस्तों आपको इनिशियल सैलरी 30 to 40,000 मिल सकती है। उसके बाद स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो होता है हर स्टेट का, उसमें असिस्टेंट डेपो मैनेजर जैसी पोस्ट निकलती है। वो उसका भी बेस जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर होता है। उसमें भी इनिशियल सैलरी आपको 30 to 40,000 मिल सकती है। उसके बाद DRDO जो है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी डिप्लोमा बेसिस पे टेक्नीशियन की पोस्ट निकलती है दोस्तों। आप वो भी फिलअप कर सकते हो और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर के बाद आप ऑप्शन है PSU, जो कि है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये इसको सेमी गवर्नमेंट में बोला जाता है दोस्तों। इसमें भी जितनी कंपनीज है PSUs, उसमें भी सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है।
मैंने खुद एक पीएसयू में काम किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि सैलरी और इंसेंटिव्स जो इसमें अलाउंसेस है वो भी बहुत अच्छे दिए जाते हैं। इसमें बताना चाहता हूँ कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर्स की पोस्ट निकलती है। मैं दोस्तों ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब डिप्लोमा बेसिस पे ही है, ये ध्यान में रखिए। इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जितने भी पोस्ट बता रहा हूँ, इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर ही है, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद ओएनजीसी में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है। इसमें भी जो इनिशियल सैलरी है 30 to 35,000 आप गेन कर सकते हो। ओएनजीसी में मेरा भाई डिप्लोमा बेसिस पे ही ज्वाइन किया था टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे। दोस्तों ये पीएसयूज़ में आपको सैलरी के अलावा जो बोनस इंसेंटिव्स है, बोनस इंसेंटिव और जो अलाउंसेस है बहुत ज़्यादा है, तो वो मिला के आपको 40,000 के अबव सैलरी जानी ही जानी है। ओएनजीसी के अलावा एनटीपीसी जो कि है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उसमें भी जेई की पोस्ट निकलती है। फिर आईओसीएल बीपीसीएल जो कि ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड्स है, उसमें भी जेई की पोस्ट निकलती है डिप्लोमा बेसिस पे। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में दोस्तों टेस्टिंग इंजीनियर की पोस्ट निकलती है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी में भी पोस्ट निकलती है। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड सेल में भी दोस्तों जेई की पोस्ट डिप्लोमा बेसिस पे निकलती है। फिर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसमें भी डिप्लोमा बेसिस पे जेई की पोस्ट निकलती है। पीएसयू में भी बहुत अच्छा आपको करियर ग्रोथ है दोस्तों, इसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और पीएसयू के बाद लास्ट ऑप्शन आता है, आप खुद अपना ओन बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो, यानी कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो दोस्तों। सपोज़ आपने प्राइवेट सेक्टर में, ऑटोमोटिव सेक्टर में कुछ साल काम किया, उसके बाद आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाता है कि उसमें क्या स्पेयर पार्ट्स लगने हैं, ये गाड़ी का पर्टिकुलर काम कैसे होता है। अगर आप 3-4 साल में सीख लेते हो तो आप अपना खुद का गैरेज भी इस्टेब्लिश कर सकते हो। नो डाउट इसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट बहुत सब्सिडीज़ या लोन अवेलेबल करता है, तो इसलिए आप खुद का गैरेज भी डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों वर्कशॉप आप अपना खुद का इस्टेब्लिश कर सकते हो। वर्कशॉप में अगर आपने लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, जो बेसिक मैकेनिकल जो मशीन है दोस्तों, वो आप वर्कशॉप में इंस्टॉल करके आप अपना खुद का एक वर्कशॉप भी डाल सकते हो, जिसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको 5 से 10 लाख मिलेगी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट लोन भी अवेलेबल करता है, सब्सिडी भी मिलती है, तो आप खुद का वर्कशॉप भी वर्कशॉप भी डाल सकते हो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और मैं और किस टॉपिक पे आपको गाइडेंस कर सकता हूँ ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा और नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों।